24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी पर वक्त की मार, 29 सांसद हो गए खिलाफ, अब खेल बड़ा है सत्ता का। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा। आप दर्शक बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। आज की राजनीति जिस करवट ले रही है, एक बात तो साफ है कि सत्ता की लड़ाई है इस देश में। आम जनता के मुद्दे गायब है, जरूरतें गायब है, महंगाई गायब है, बेरोजगारी गायब है और लोगों को लूटने का सिलसिला जारी है। इस बीच अगर मोदी को वक्त की मार पड़ती है और 29 सांसद जिसे फूट डालने में सरकार सक्षम थी, वह फिर खिलाफ हो जाए सत्ता के, तो फिर इसका मतलब है कि अब खेल बड़ा सत्ता का हो गया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है और जिस बिहार के अंदर 90% स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, उसी 90% स्ट्राइक रेट के साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनाव जीतना चाहती है, जिसके लिए एसआईआर कराया गया। लेकिन एसआईआर से वह हासिल नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। वह नजर नहीं आ रहा है कि जो बिहार में हासिल किया पश्चिम बंगाल में हासिल हो जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 110 से 135 सीटें बहुमूल्य मुस्लिम सीटें वह हैं जहां से ममता बनर्जी की जीत का सिलसिला शुरू होता है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मार खा जाती है बुरी तरह से। इसके लिए एक नया बिसात बिछाया गया है। जिस ममता बनर्जी के 29 सांसद है और कांग्रेस से दूरी बनाने की बात चल रही थी, वही राहुल गांधी के कहीं न कहीं समर्थन में और नजदीक आते हुए अब नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती हुई, मोदी सत्ता को मजबूत करती हुई नजर आ रही थी, अब वही ममता बनर्जी के सामने अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई आन पड़ी है। तो अब ममता बनर्जी को यह समझ आ रहा है कि मोदी कितना घातक अब साबित होने वाले हैं ममता बनर्जी के सत्ता के लिए। ऐसे में हुमायूं कबीर नाम के नेता जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर टीएमसी में गए और टीएमसी से उनको बर्खास्त कर दिया गया। वह जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका गठबंधन असुद्दीन ओवैसी के साथ करा करके नई पार्टी बना करके और वहां पर लॉन्च करने की तैयारी है, या हुमायूं कबीर जिस तरह से बाबरी मस्जिद की वहां चर्चा करते हैं और बागेश्वर जाकर के वहां पर राम की बात करते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने की और हिंदू मुस्लिम पर पश्चिम बंगाल का चुनाव लेकर जाने का जो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, वह ममता बनर्जी को भारी पड़ रहा है। ऐसे में दो बड़े बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, बीजेपी ने बंगाल में गहरी साजिश रची, ममता कैसे करेंगी सामना, इस पर हम लोग पहले चर्चा कर ले, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट्स पर हम लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश हुमायूं कबीर के जरिए चली जा रही है और बागेश्वर बाबा जो कहे जाते हैं उनके द्वारा। अब बागेश्वर बाबा कहते हैं कि राम के नाम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यही है, क्या नाम है कि हम बाबरी मस्जिद का हम वो नहीं करेंगे, बनने नहीं देंगे हम, वह कहते हैं। और कहते हैं कि अगर इस देश में रहना है तो हिंदू बन के रहना है। कौन कहता है? बागेश्वर बाबा कहते हैं। और बागेश्वर बाबा आजकल भारतीय जनता पार्टी के बड़ी प्रिय हो गए हैं, उनका हर जगह कराया जाता है और उनके साथ में साध्वी रितंबरा साथ, वह भी हिंदू राष्ट्र बहुत चाहती है। अब यह दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर, बड़ी गौर से देखिएगा कि भाजपा की रणनीति क्या है। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर एक सभा करते हैं और कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का हम निर्माण करेंगे।
6 दिसंबर को कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे और कहते हैं कि 300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 300 करोड़। हुमायूं कबीर के पास इतने पैसे कहां से आए? और इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु, उस वक्त अपने अकाउंट का ऐलान करते हैं और उसमें चंद मिनटों में 35 से 40 करोड़ रुपया आ जाता है उस खाते में। अब आसाम में भाजपा की सरकार है, बिहार में सरकार हो गई, वह पैसे किस ट्रैक से गए उनके खाते में? अब मुस्लिम धर्म गुरु पश्चिम बंगाल से लेकर के इस देश के बाकी जगहों के भी मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि मस्जिद बनाना अच्छी बात है, बनना चाहिए मस्जिद, लेकिन चंदे के पैसे से वह बनना चाहिए। इतना सक्षम है मुस्लिम की चंदा दे करके बनाएंगे, चंदा से होना चाहिए। और बाबरी क्यों, जो विवादास्पद है, विवादों के घेरे में भी बाबरी मस्जिद हमेशा रही, उसका निर्माण क्यों? और बड़ी ध्यान से अब समझिएगा कि 6 तारीख को हुमायूं कबीर है कौन? पहले यह समझ लीजिए कि यह पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से यह आए टीएमसी में, और टीएमसी से बर्खास्त ममता बनर्जी ने इन्हें कर दिया और ये भाजपा के नजदीकी हैं, यानी कि भाजपा के लिए काम करते हैं। यह जब पता चला तो टीएमसी ने इनको निकाल करके ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी कौन है? आप दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां चाहती है इस्तेमाल करती है इनको, और असदुद्दीन ओवैसी और यह मिलकर अब हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी बनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी के साथ यह गठबंधन करके बिहार में चुनाव उन सीटों पर लड़ेंगे जो 110 से 135 मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पैसे कहां से आ रहे हैं। और 6 तारीख को यह ऐलान होता है और 7 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है कि 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ऐलान करते हैं और 7 दिसंबर को बागेश्वर बाबा बंगाल में और साध्वी रितंबरा के साथ पहुंच जाते हैं और साधुओं का सम्मेलन करते हैं और वह कहते हैं हम मुस्लिमों को जगह नहीं देंगे, बाबा के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये मुस्लिम कहां से आए? और मुस्लिम अगर बाहर से आए तो ये हिंदू कहां? इसकी क्या गारंटी है कि हिंदू यहीं पे पैदा हुए थे? अंधभक्ति भी लगेगी। लेकिन अगर मुस्लिमों का विरोध और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, लड़ाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, फिर एक बार मात खा गई है। एसआईआर भी इसका काम नहीं आ रहा है, इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात करके और पश्चिम बंगाल के अंदर यह सत्ता में आना चाहती है, जिसके लिए यह 300 करोड़ रुपया फंडिंग भी करा करके ममता बनर्जी को हराने का काम किया जाएगा। अगर ममता बनर्जी को वोट काटने में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर अगर हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन वरिष्ठ जानकारों का यह कहना है कि हुमायूं कबीर 1 से 2 सीटों पर प्रभाव छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा और पश्चिम बंगाल से जब हम लोग जाकर रिपोर्टिंग करेंगे तो पता चलेगा कि हुमायूं कबीर का कितना प्रभाव है। चंदा धंधा, चंदे के नाम पर धंधा करते हुए सत्ता पर आने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग इसे विस्तार से इन 2 पॉइंट्स में समझेंगे, जो 2 पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं आप दर्शकों को, कि पहला कि बीजेपी बंगाल में गहरी साजिश रची, ममता कैसे करेंगी सामना, और दूसरा 29 सांसद राहुल को सपोर्ट करेंगे। ममता को भी समझ आ गया मोदी किसी को नहीं छोड़ेगा। अब ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही थी। अभी तक मैंने कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को जब जब कांग्रेस ने तख्तापलट करने की कोशिश की, ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया। जब जब मोदी के खिलाफ माहौल बनाया कांग्रेस ने,
तब तब ममता बनर्जी ने दूरी बनाई। पश्चिम बंगाल में भाजपा उन्हें सामने चाहिए थे लड़ने के लिए, और ममता बनर्जी को चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन का टैग चाहिए था। 29 सांसद इस वक्त ममता बनर्जी के पास है। नंबर 4 की पार्टी है इस वक्त देश में ममता बनर्जी, नंबर 3 पर समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की साठगांठ ने नरेंद्र मोदी के सत्ता को आज तक काबिज करके रखा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा आज नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होते, यह सच्चाई है। अब ममता बनर्जी इस बात को समझ ही नहीं पाई। एसआईआर को तो उन्होंने फेल कर दिया, सड़क पर उतर गई, बीएलओ उतर गए, सब बहुत ज्यादा नहीं काट पाई चुनाव आयोग, सक्रियता बहुत बनर्जी ने। लेकिन यह जो चाल चली है भारतीय जनता पार्टी ने, इस चाल में ममता बनर्जी फंस गई बुरी तरह से, और माहौल बनाने के लिए बागेश्वर और साध्वी रितमरा को भेज दिया गया वहां पर। 6 को हुमायूं कबीर करते हैं और 7 को यह। इस बीच इंडिगो का क्या हुआ किसी को ध्यान नहीं है। इंडिगो से कितने लाखों लोग परेशान हैं यह नहीं है। रुपया कितना गिर रहा है वह पता नहीं है। शेयर मार्केट में लूट रहा है यह पता नहीं है। बेरोजगारी का आलम और बढ़ने जा रहा है, अभी तक जो था वह था ही, इसका किसी को चिंता नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। फिर अब घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में ढूंढे जाएंगे, रोहिंग्या यानी बांग्लादेशी बन जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी भरपूर काम करेगी। लेकिन लानत है इसी सरकार पर, जो गृह मंत्रालय का काम है घुसपैठियों को पकड़ना, वह घुसपैठियों को पकड़ नहीं रहा है, वह घुसपैठियों की बात कर रहा है कि घुसपैठिए, लेकिन उन घुसपैठियों का नाम नहीं बता रहा है। उन घुसपैठियों को पकड़ करके उनके देश नहीं भेज रहा है, और उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर में लोगों को डालने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कहां से आ गया? 10 साल से भाजपा की सरकार है। अब ऐसे में यह 29 सांसद जो मोदी को बचा रहे थे, पार्लियामेंट में सवाल तो पूछ रहे थे, गोले दाग रहे थे, हमला कर रहे थे, वह सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन उस सरकार को गिराना नहीं चाहते थे। अब जब अपने आप पर आई है, तो जैसा मैंने कहा ना कि मोदी पर वक्त की मार पड़ी, तो अब वही ममता बनर्जी की आंखें खुल गई, अब कांग्रेस के नजदीक जा रही हैं। यानी कि 29 सांसद या अब कांग्रेस के साथ खड़े मिलेंगे आप दर्शकों को आने वाले वक्त में, और अखिलेश यादव के भी 37 सांसद खड़े मिलेंगे, क्योंकि यही हाल उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। वहां भी तैयारियां जोर शोर पर है। अब ऐसे में यह 29 सांसद आएंगे और 37 सांसद, अब एकजुटता यानी कि देखने को मिलेगी। अब मोदी सरकार के लिए यही से मुश्किलें तेजी से बढ़ने वाली है, और मोदी सरकार के लिए मुश्किल होने वाला है। अब सत्ता का खेल चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी बिहार में अब बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, देश की जनता भरोसा नहीं करती, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो अपना राजनीतिक कैरियर और पार्टी को खत्म कर दे, और या तो नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ दे। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जरिए खेल खेलना चाहती थी, उनको फ्रंट पर ला करके वह दांव फेल हो गया है। नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब बहुत साफ है, जिस संजय झा के जरिए रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, अब वह संजय झा की जेडीयू से विदाई आने वाले वक्त में होने वाली है, और मनीष वर्मा नीतीश कुमार के नजदीक आने वाले हैं। मनीष वर्मा आने का यह मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटेगा, और टूटेगा तो मोदी की सत्ता गिरेगी आने वाले वक्त में। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर, एकनाथ शिंदे भी का भी टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और टकराव और बढ़ता ही जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भारतीय जनता पार्टी का वापसी यानी कि विलय करने का यह बनाया जा रहा है कि पार्टी का विलय कीजिए आप। लेकिन एकनाथ शिंदे विलय करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, यानी कि रणनीति अलग चल रही है। आने वाले वक्त में उसका भी खुलासा होगा। लेकिन इस बीच इंडिगो को लेकर के जो चिंताएं हैं, और 3 से 4 लाख
लोग एयरपोर्ट के अंदर प्लेटफार्म जैसे, रेलवे प्लेटफार्म जैसे वहां बैठे और बिना खाए बिना पिए क्या वहां परेशान है। इसको लेकर के सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है और सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, समाधान निकालने को तैयार नहीं है। इसका मतलब अब मुंबई का, दिल्ली से मुंबई का किराया जो था, जो 5,000 रुपया था, 6,000 रुपया था, 7,000 के अंदर था, जो कई रेट थे, 4,800 भी था, 5,000 भी था, 7,000 भी था। इस तरह की जो किराए थे वह 50,000 से 60,000 रुपए में मिल रहे हैं। सोचिए, लंदन का किराया 30,000 रुपया और मुंबई का किराया 60,000 रुपया, पटना का किराया 80,000 रुपया, रांची का किराया 1,00,000 रुपया। यह जो बातें चल रही है, चर्चाएं, लूट जो मची हुई है, कईयों की शादी टूट गई, कईयों की नौकरी छूट गई, कईयों को ज्वाइन करना था नौकरी वह चला गया, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। एक बात तो सत्य है कि यह सारा प्री प्लान कहीं ना कहीं अडानी के लिए सेटिंग किया जा रहा है और अडानी के लिए कुछ भी करेगा और चंद उद्योगपतियों के हाथ में इस देश का पूरा बेड़ा गर्क करना है, इस सरकार का मकसद है और वही उद्योगपति सब कुछ कर रहे हैं। अब सोचिए, चुनाव भी बहुत महंगा है। अब 300 करोड़ रुपया हुमायूं कबीर को फंडिंग की जा रही है। अगर हुमायूं कबीर की तो हैसियत नहीं है इतनी, अगर फंडिंग की जा रही है पश्चिम बंगाल में मस्जिद के नाम पर, तो यह सिर्फ चुनावी जुमला है। क्या वह मस्जिद तैयार भी हो पाएगा या भावनाओं के साथ, मुस्लिम वर्ग के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और बागेश्वर और साध्वी रितंबरा हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलने जा रही है। पश्चिम बंगाल इसमें आ जाएगा बातों में, जनता तो आ भी जाती है, इसमें माहौल बनाना तैयार हो गया। तो ममता बनर्जी ने मोदी को रोकने के लिए क्या किया? मोदी को तो सह ममता बनर्जी ने भी दिया, तभी तो आज सत्ता में है। आज देश जो त्रस्त है, सत्ता का खेल चल रहा है बस। अब यह 29 सांसद बहुत तेवर में लग रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बात और निकल करके आ रही है। राहुल गांधी जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में लगातार इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको नेशनल मीडिया कहने वाली गोदी मीडिया उन तस्वीरों को इस आने नहीं दे रही है। जनता तक बात पहुंच, क्योंकि उसे जनता तक पहुंचने के लिए टीवी चैनल्स दिखाते नहीं। अब ऐसे में जनता के बीच जो अलग अलग शहरों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, 14 दिसंबर को जब राहुल गांधी रामलीला मैदान में करेंगे सभा, आंदोलन, और वहां से जो आंदोलन होने वाला है और गांव गांव चौक चौराहे पर जाने वाला है, वह नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ने वाला है। हो ना राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो जाए, लेकिन 14 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है। लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में लोगों की मौजूदगी और 5 करोड़, तकरीबन 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को ज्ञापन के रूप में सौंपे जाएंगे ज्ञानेश कुमार और मोदी के खिलाफ, यानी कि वोट चोरी के खिलाफ। अब बड़ी मुश्किलों में मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है हर तरफ से, लेकिन अभी भी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए सोच रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि किस हद तक यह सरकार और गिर सकती है, लेकिन इस सरकार से आप उम्मीद और भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह सरकार आपको लूटने आई है। अब तो अंधभक्तों को भी जान जाना चाहिए कि इंडिगो ने अंधभक्त खून के आंसू रुलाए हैं। इन नेताओं की तब आंख खुल रही है, ममता बनर्जी जैसे लोगों की तब आंख खुल रही है, जब राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे थे तो इन लोगों की सुन नहीं। यह लोग कांग्रेस को रोकना चाहते थे, जिसे रोकना था उसको सत्ता पर मजबूत रखते थे, नहीं तो 240 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार नहीं चला पाती अगर विपक्ष एकजुट होता। विपक्ष में फूट होने के कारण, विपक्ष निकम्मा होने के कारण यह सरकार मजबूत और अभी तक टिकाऊ बनी हुई है और जनता को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गरीबों को, मजदूरों को, बहन बेटियों को, हर किसी को कीमत चुकानी पड़ रही है और उसे लूटा जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। इंडिगो फ्लाइट बंद होने के बाद लाखों करोड़ का खेल हो गया। यह सब उद्योगपति हैं जो 5,000 के टिकट को 50,000, 60,000 रुपए में बेच रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं।
और यह सरकार उसी के लिए सिर्फ काम कर रही है, इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। फिर भी विपक्ष की आंखें नहीं खुली। सौभाग्य है कि ममता बनर्जी का अब आंख खुला है और यह 29 सांसद कहीं ना कहीं एक, मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष को एक जितना मजबूत है, इसके पहले विपक्ष कभी भी इतना मजबूत नहीं था। यह विपक्ष चाहे तो 24 घंटे के अंदर मोदी की सत्ता गिर जाएगी, सरकार बदल जाएगी, लेकिन यह विपक्ष एकजुट। ममता एक होती है तो अखिलेश को दिक्कत आ जाती है, अखिलेश एक होते हैं तो उद्धव ठाकरे शरद पवार को दिक्कत आ जाती है। और इन्हीं लोगों के वजह से, इन लोगों के फूट के वजह से मोदी सरकार आज सत्ता में है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम कुछ भी, हिंदू और मुस्लिम में कोई लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई की जा रही है, कराई जा रही है अपने कुछ चंद अंधभक्तों के जरिए, प्री प्लान सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत यह कार्य कराया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है और यह सब कुछ जानते हुए भी अपने निजी स्वार्थों के लिए यह क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट नहीं हो रही है। और जिसका कहते हैं ना, बुजुर्ग कहावत कहते थे, जब तक बुर्बक जिंदा रहेगा तब तक चालाक खाने के लिए नहीं मरता। इस वक्त चालाक मोदी सरकार है और उद्योगपति जिसके लिए पैसे मिल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं सरकार को और सरकार उसके लिए काम कर रही है। 31 करोड़ रुपया इंडिगो ने चंदा दिया भाजपा को और 31 करोड़ के जरिए कई लाख करोड़ रुपए के कारनामे हो गए 6 दिन के अंदर। सोचिए, 6 दिन से विमान सेवा बंद है, लाखों लोग सड़क पर हैं। वह जो 3-3.5 लाख लोगों को बताया जा रहा था कि एयरपोर्ट पर क्या नाम है कि बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, वह भूखे मर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं? वह जो उसमें से जाना है 5,000 के टिकट को 50,000 दे के जा रहा है, बाकी के विमान जा रहे हैं ना, वह 10 गुना किराए पे जा रहे हैं। तो वह पैसे किसके पास जा रहे हैं? वह लूटे जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों के द्वारा। और सरकार सब जानती है, लेकिन सरकार को इंडिगो को बर्बाद करना था, लोगों को बर्बाद करना था और अडानी को एयरपोर्ट। और देखिएगा आने वाले वक्त में इंडिगो अडानी का होने वाला है। बैंकों को प्राइवेट अब करने वाली है, सरकारी बैंक कोई नहीं रहेगा। बैंक में पैसा रखना आपका कोई उसका महत्व नहीं कि उसमें आपको क्या कुछ ब्याज मिलने ही वाला नहीं है। कब बैंक लूट जाए, बैंकें बंद हो गई, कितने बैंक बंद हो गए, महाराष्ट्र से मैंने आपको दिखाया था। लेकिन तो वो पैसे लोगों को मिल रहे हैं क्या? मिला किसी को पैसे? यह एक सोची समझी रणनीति के तहत बड़े बड़े लोगों का है और चंदे पर धंधा चल रहा है। लेकिन इस वक्त मोदी पर वक्त की मार तो पड़ी है। इंडिगो ने लोगों को सड़क पर ला दिया, वोट चोरी ने सड़क पर ला दिया, SIR ने सड़क पर ला दिया, न्यायपालिका से इंसाफ नहीं मिल रहा ला दिया, पेपर लीक ने युवाओं को सड़क पर ला दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने को लेकर के लोगों को ला दिया। सड़क पर सब आ चुके हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाता। और जब 14 तारीख को राहुल गांधी रामलीला मैदान में होंगे तो दिल्ली में उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देगी। अगर गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया तो भी विश्व में यह बातें जाएंगी कि धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किस तरह का हो रहा है और जनता की लाचारी क्या है। सौभाग्य है कि ममता बनर्जी का आंख खुला, लेकिन यह आंख कब तक खुला रहेगा यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अब इसलिए मैंने कहा कि अब यह 29 सांसद अब कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस के साथ दिखेंगे आने वाले वक्त में, धरना प्रदर्शन में भी और बाकी चीजों में भी। अब पार्लियामेंट 19 तारीख तक का है, लेकिन 15 तारीख तक ही चलेगा। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है। सवाल तो देने से रही नहीं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ममता बनर्जी को हराने का अलग रास्ता तैयार कर ली है। आसाम में दूसरा रास्ता होगा, उत्तर प्रदेश में दूसरा रास्ता होगा। रास्ता ढूंढ रही है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे दो और आपस में लड़ा दो। अब जनता को सतर्कता बरतनी पड़ेगी क्योंकि जनता आज खून की आंसू रो रही है। सौभाग्य है कि ममता बनर्जी के 29 सांसद अब मोदी का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे, अब खिलाफ हो गए, अब हमलावर हो गए हैं। समीकरण बदलने वाला है। नीतीश भी इस वक्त बहुत चिंतित है और चंद्रबाबू नायडू का क्या खेल होगा यह वक्त बताएगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ
फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें।